औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नदीम आदम। आज का जो हमारा लेसन है इसमें बेटा हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड। देखेंगे बेटा कि चैप्टर नंबर 4 का जो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम आज रीड करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। द रीजन और द स्पेस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल, या हम ये कह सकते हैं इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से हमने ये बात पढ़ी कि अगर हमारे पास वो रीजन या स्पेस हो जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। वर्क क्या होता है हमें मालूम है, ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी वर्क को कैलकुलेट करने लगे हैं तो हमें फोर्स की ज़रूरत होगी और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने जो फोर्स लेनी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट करती है जितना उसका वेट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हम mg कह सकते हैं, दैट इज द वेट। ये देखिएगा ज़रा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू mg, ये फोर्स है। अब हमें ये भी मालूम है वर्क की कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि वर्क ना पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, वर्क ज़ीरो भी होता है। किस तरह से हम एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए बेटा, देखिए वर्क हमने पढ़ा था, वर्क होता है फोर्स और साथ डॉट प्रोडक्ट है किसका, भाई डिस्प्लेसमेंट का। बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ द एंगल थीटा। अब यहाँ ये थीटा पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गई एक ही लाइन में हो तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए जरा, इफ एफ यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन तो फिर क्या होगा बेटा, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है और पॉजिटिव होती है। ठीक होगी बात, क्योंकि उस वक्त थीटा की वैल्यू 0 होती है। दूसरी बात हम देखते हैं बेटा, अगर क्या हो गई, इफ एफ दैट इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब ये होगा थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो फिर W क्या होगा बेटा, W की वैल्यू फिर हमारे पास 0 आ जाएगी। समझ आ गई बात? क्यों 0 आई है? देखिए cos 90 की कीमत 0 होती है तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से हम एक और बात देखते हैं कि बेटा अगर हमारे पास इफ force and displacement are opposite to each other, that is बेटा थीटा की वैल्यू फिर अब कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी तो W क्या होगा, इट इज माइनस नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। ये तीन बातें हमने अपने जहन में रखनी है कि जब हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो भाई हमने देखना है क्या ये सेम डायरेक्शन में है, क्या ये परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या ये अपोजिट टू ईच अदर है। तो अब हम देखते हैं आज के अपने आर्टिकल की तरफ जिसमें हमने वर्क को कैलकुलेट करना है। किस वजह से भाई वर्क हमने कैलकुलेट करना है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल या बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। देखते हैं बेटा किस तरह से हम इसको कर सकेंगे।
लीजिए मैं इसे यही रहने देता हूँ, आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं बातें। फर्ज करते हैं आपके पास कोई बॉडी है जिसे आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। लीजिए हम उसकी फिगर बना लेते हैं, देखते हैं। अगर आप फर्ज करते हैं ये मेरे पास ना कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी हाइट मुझे दी हुई है, ये मेरे पास हाइट है h। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है फर्ज कर लेते हैं। ठीक हो गई बात। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए पर पड़ा है, ये जो बॉडी है ये पॉइंट बी है मेरे पास। फर्ज करते हैं हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं ए से बी की तरफ, तो हमारे पास कई एक पाथ है जिसकी मदद से हम इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। पहला पाथ हम ये ले लेते हैं कि बॉडी को क्या करेंगे, हम ए से लेकर यहाँ पॉइंट सी तक लाएं, डी तक, सॉरी यहाँ डी तक ले आए, और फिर हम इसे डी से डिस्प्लेस करें और यहाँ पॉइंट बी पर दे दें। ठीक हो गई बात। ये एक पाथ है। दूसरा पाथ ये हो सकता है कि हम क्या करें, इसको यहाँ ए से उठा के पहले यहाँ सी पर ले दें और फिर सी से इसे डिस्प्लेस कर दें यहाँ पर डी पर। क्लियर हो गई बात। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि हम क्या करें, इसे किसी कर्व रास्ते में मूव करें। कर्व रास्ते में मूव करते हुए हम इसको डिस्प्लेस करें, किस तरह से कि हम ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं। ये थर्ड पाथ है। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ ये पाथ नंबर 1। ठीक हो गई बात। इसको हमने लिखा है ये पाथ नंबर 2, और ये जो तीसरा है इसको हमने लिखा भाई पाथ नंबर 3। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्प्लेस किया है 3 मुख्तलिफ तरीकों से। इस वक्त देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यकीनन फोर्स लग रही है और ये कोई डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब ये हुआ वर्क होगा। चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने अभी बात कही, क्या भाई क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट होती है, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीजिए बेटा अब हम इसे बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि व्हेन, ये केस नंबर 1 ले लेते हैं बेटा। स्टूडेंट्स केस नंबर 1 में हमने कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, लीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B through path 1। पाथ 1 के थ्रू हम इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। पाथ 1 का मतलब क्या है, दैट इज क्या करेंगे, पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे, क्या भाई ए डी और बी, ये वर्क कैलकुलेट करेंगे, यानी ए से डी तक और फिर डी से बी तक। ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस होगा बेटा वर्क फ्रॉम डी टू बी। ये वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। लीजिए देखते हैं ये वर्क कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ और फिर डी से बी की तरफ। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम लेके इस तरफ चल रहे हैं, ये इधर को आ रहा है। ठीक, देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ये मैंने एरो से शो कर दी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। आपने यकीनन इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया हुआ है, ये भाई ये आपके पास फोर्स है, ये फोर्स ग्रेविटी की फोर्स। ठीक हो गई बात, आप इसे लिफ्ट करके चल रहे हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान एंगल इस वक्त कितना बन रहा है, 90 का। इसका मतलब ये होगा वर्क ए से डी तक क्या होगा भाई, ये 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, ये कंडीशन देखेगा, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी।
अब आगे देखते हैं, यहाँ डी पर पहुंच गया आप इस ऑब्जेक्ट को लेके। अब आपने क्या किया, इसको उठाना शुरू कर दिया अपवर्ड। ये फोर्स है, ये फोर्स आपकी आ गई, और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। देखिए जो ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते जा रहा है। जब ये इंक्रीज हो रही है और एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए जरा ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ये फोर्स है, दोनों के दरमियान एंगल अब क्या बन रहा है 180। ये केस आ गया हमारे पास। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स मैंने कहा भाई क्या माइनस mg। माइनस का साइन इसलिए आया 180 की वजह से, ये नेगेटिव था। mg क्या चीज है, ये फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक हो गई बात। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट है, h की डिस्प्लेसमेंट है। तो आंसर क्या आ गया, तो बेटा हमने यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट कर दी कि वर्क ए डी और बी, इसका आंसर आ गया माइनस mgh। ये भाई हमारे पास, इसे हमने ना इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पहले पाथ पर जो हमने वर्क कैलकुलेट किया उसका आंसर ये आ गया। अब देखते हैं बेटा दूसरा पाथ। देखिए दूसरे पाथ में क्या है, आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ C तक लेके आना है, फिर C से इसे डिस्प्लेस करना है B तक। तो बेटा यहाँ देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, वर्क डन, ठीक होगी बात। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, लीजिए हम लिख देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट is displaced through path second पार्ट, that is कौन सा पाथ भाई, ये हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं कहां से भाई, वर्क ए सी एंड बी, वर्क ए सी एंड बी। ये किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा पहले वर्क बेटा ए से सी की तरफ, then it will be the work from C to B. Again you will see when an object is displaced from point A to C, देखिए force, the force is in upward direction and the displacement is again in opposite direction। क्या हो गया भाई, एंगल दोबारा ये केस हमारे पास लग गया, ये वाला केस जिसमें हमने कहा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बेटा ये जो वर्क होगा ए सी बी, स्टूडेंट्स एक बार ए से सी क्या आ जाएगा भाई, माइनस एम जी एच आ जाएगा। ये कहां से आया देखिए जरा, ये एम जी क्या चीज है, फोर्स है। ये हमने कहा वर्क निकाल है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह एम जी आ गया। ये आगे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह ये लक्ष्य क्या आ गया भाई, जितनी हाइट है इसकी, ये आ गई। प्लस आप क्या करेंगे बेटा, अब देखिए वर्क सी टू बी, देखिए सी ये यहां से आप बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही है। आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या है, देखिए 90 की सूरत में हमारे पास नजर आ रहे हैं, ये 90 की सूरत है, ये देखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ 0। तो बेटा इससे हमने ये रिलेशन निकाल लिया क्या, कि W A C B सेकेंड पास के अंदर जो वर्क कैलकुलेट किया उसका आंसर माइनस एम जी एच आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। लीजिए स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क करते हैं तो दो मुख्तलिफ पाथ के अंदर हमने वर्क को कैलकुलेट किया। दोनों पाथ में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये बता रही है कि वर्क दोनों का क्या है, सेम है। देखते क्या ये जो थर्ड पार्ट हमने लिया था इसमें भी वर्क सेम होगा या कोई चेंज आ जाएगी। तो हम यहाँ केस 3 डिस्कस करते हैं। लीजिए केस 3। केस 3 में बात लिखी हुई है व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू पाथ 3। ये थर्ड पाथ हमारे पास ये है, दैट इज
वर्क को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ के ज़रिए। और फिर हमने वहाँ पर कहा था कि सारे हम क्या करते हैं, पाथ को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में और फिर वर्क को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी हम उसी केस को दोबारा कंसीडर करेंगे। ये जो पाथ 3 है जो डायरेक्ट ए से बी की तरफ है और ए से बी के दरमियान कोई और रास्ता नहीं, ये कर्व पाथ है। तो कर्व पाथ को पहले देखते हैं। ये मैंने कहा ये कर्व पाथ है, ये देखिएगा जरा। तो हमने कहा अगर हम इसे क्या करें, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। ये हमने कहा भाई ये इस तरह से अगर हम इसके छोटे छोटे स्टेप्स बना लें तो हर स्टेप में हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो इसकी हाइट है ना ये वाली, इसको हमने डेल्टा y1 ले लिया। यहाँ पर जो हाइट है डेल्टा y2 ले लिया। ठीक होगी बात। और इसी तरह अगला जो हिस्सा है ये यहाँ पर ये इस तरह हमारे पास डेल्टा, ये बेटा डेल्टा y3 और ये डेल्टा y4, ये डेल्टा y5 अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो बेटा हर एक पर हम क्या कर सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वर्क फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होगा, ये तमाम वर्क के इक्वल होगा। कैसे भाई, देखेंगे जरा फोर्स कितनी है भाई, वो वही है mg। अब देखिए जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखें जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है इतना हिस्सा, तो यहाँ हमने वर्क कैलकुलेट किया क्या भाई, इस पॉइंट के जरिए जिसमें हमने कहा कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क 90 की वजह से, एंगल 90 की वजह से 0 हो गया। ये अब आगे दूसरा पार्ट है ये। ठीक हो गई बात। अगेन वर्क कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है भाई, 180 का है। तो बेटा हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया क्या बेटा, ये वाला फार्मूला। तो माइनस mg आ गया और साथ क्या आ गया भाई, डेल्टा y1। ठीक हो गई बात, डेल्टा y1 डिस्प्लेसमेंट। अगेन फिर इस वाले हिस्से में वर्क 0 होगा और यहाँ पे फिर वर्क निकल आएगा, फिर ये 0, फिर ये वर्क, फिर 0 वर्क, फिर 0 वर्क, फिर वर्क। समझ आ गई बात। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया कि हर दफा ये क्या होगा, फोर्स तो सेम रहेगी, दैट इज माइनस mg। तो यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती चली जाएगी। तो ये बेटा मैंने इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा yn। अब देखिए ये जितनी इसकी हाइट थी यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट, इसको हमने लिया था किसके इक्वल में, h के इक्वल लिया था। और इसी को हमने क्या किया, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा y1, ये डेल्टा y2, ये डेल्टा y3। तो दरअसल हम ये कह रहे हैं सिंस डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn, ये सारा किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो बेटा इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो वर्क a से b किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेटा निकलेगा माइनस mg और साथ अगेन h। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। तो आपने देखा कि तीनों पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें हमने जब वर्क किया 3 मुख्तलिफ पाथ के अंदर, तो हर एक का आंसर सेम निकला। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो इस बात से हम एक जनरल व्यू बना सकते हैं, वो क्या कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्या चीज बेटा, वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कि आप रास्ता कोई भी अख्तियार करें, वर्क की वैल्यू सेम होती है। ऐसे रीजन या स्पेस को जहां वर्क इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है हमारे पास, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड।
कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है? एक ऐसा फील्ड या रीजन या स्पेस जहाँ पर वर्क इंडिपेंडेंट होता है किसके? पाथ के, कि आप पाथ कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन वर्क की वैल्यू सेम आएगी। और इसकी एक और बड़ी हमारे पास डेफिनेशन इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि अगर वर्क डन इन ए क्लोज पाथ 0 आ जाए तो ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। किसी स्पेस या रीजन में हम कोई क्लोज रीजन ले लें और उस क्लोज रीजन के अंदर वर्क को कैलकुलेट करें। अगर सारा वर्क हम कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट निकालें और रिजल्ट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इफ इज 0 देन दिस फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो एक क्वेश्चन का एक हिस्सा ये भी बनता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। उस सूरत में क्या करना होगा? उस सूरत में बेटा हम कुछ इस तरह से बात करेंगे कि अगर हमें ये साबित करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो फिर हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा एक क्लोज पाथ में। ठीक हो गई बात? देखते हैं क्लोज पाथ, इसी फिगर में हम देख लेते हैं। देखिए ये एक क्लोज पाथ है AD, BC, DB, CB और दोबारा A। ठीक हो गई बात? तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ आप कोई भी ले सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं आप ये पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं A, C, B, D और दोबारा A। तो बेटा हम वर्क ले लेते हैं, लो जी वर्क आ गया A, फिर इसके बाद D, फिर आ गया B और फिर C और दोबारा A। इस सारे वर्क को अगर हमने कैलकुलेट करना तो बेटा इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या होगा? वर्क फ्रॉम A टू C होगा, A टू D होगा। फिर क्या होगा बेटा? फिर ये वर्क होगा D से B की तरफ, फिर होगा बेटा वर्क कहाँ से गए? फिर होगा बेटा B से C की तरफ और फिर होगा वर्क क्या गए? C से A की तरफ। इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट बनता है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का। फोर्स ये है हमारे पास जिसका नाम mg है और डिस्प्लेसमेंट हम देखते जाएंगे कौन कौन सी। इस फिगर के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट हाइट के लिहाज से h है और इस तरह अगर हम स्ट्रेट पाथ में चलें तो ये डिस्प्लेसमेंट चल रही है। तो वर्क कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा जरा बेटा जी, पहले हम A से D देखिए, हमने कैलकुलेट किया था वर्क A से D। ये देखिए वर्क A से D 0। क्यों 0 है? इसलिए कि फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, दोनों सेम कंडीशन, दोनों अपना फोर्स जो है वो ये अपना परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट ये हमारे राइट साइड पे चल रही है। इसका मतलब ये हुआ वर्क 0 आ गया। फिर बेटा वर्क आ गया हमारे पास कौन सा जी? D से B। ये देखिए D से B। अब फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट चलती चली जा रही है, तो ये हमारे पास -mg आ गया और साथ h आ गया प्लस B टू C देख लेते हैं। अगेन आप इस तरफ को चल रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ है, 90 का एंगल है, दोबारा ये 0 आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो अब इसका आंसर प्लस mgh आ गया। देखिए यहाँ पर इस बात को देखिए, यहाँ ये पॉजिटिव क्यों आया है? ये पॉजिटिव वर्क इसलिए आया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखिए फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। ठीक हो गई बात? तो बेटा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर -mgh प्लस mgh, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब है वर्क डन इन ए क्लोज पाथ किसके बराबर आ गया भाई? 0 के। तो फिर हमने कहा कि ये पाथ क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव पाथ कहलाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड। और चूंकि हमने सारा कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसलिए क्या हुआ भाई? ये सारा ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। यही से कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, एक ऐसी फोर्स जिसके तहत किया गया वर्क जो हो
वो इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड हो, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फोर्सेज होती हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो बेटे वो कंजर्वेटिव फोर्सेज में नाम है उनका, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कह दिया, दूसरा बेटा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है, और तीसरी बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्सेज जितनी भी हैं ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेसन था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये मुकम्मल हुआ, आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।